देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार नजर डालेंगे हेडलाइंस के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन का रोम दौरा खत्म करने के बाद ग्लासगो पहुंचे। लंबे समय से अटके हुए मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर अब इस महीने कभी भी फैसला होगा। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत आप के 11 विधायकों को आरोपों से बरी करने के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल अप्रूवल मिला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन का रोम दौरा खत्म करने के बाद ग्लासगो पहुंचे। यहां वे COP26 समिट में शामिल होंगे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के ग्लासगो आने को लेकर यहां का भारतीय समुदाय उत्साहित दिख रहा है। मोदी के होटल पहुंचे हुए भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी है भारत का गहना गाना गाकर उनका स्वागत किया है। पीएम मोदी क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 26वें सेशन में भाग लेने पहुंचे हैं। बता दें कि इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन और इटली कर रहे हैं और हाई लेवल सेगमेंट का, जिसका नाम वर्ल्ड लीडर समिट 1 से लेकर 2 तक आयोजित की जाएगी। इसमें 120 देशों के प्रमुख शामिल होंगे। ब्रिटेन में भारत की हाई कमिश्नर गायत्री ईस्टर कुमार ने बताया कि यह मल्टीलेटरल इवेंट होगा, लेकिन यह भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के लिए एक मौका होगा कि वे मई 2021 में बनाए गए 2030 के रोड मैप में हुई प्रगति पर चर्चा करें। कुमार ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत 2 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में फोकस रहेगा अर्थव्यवस्था को सस्टेनेबल तरीके से कैसे रिवाइव करना है और इसके लिए क्लाइमेट एक्शन बेहद जरूरी है। लंबे समय से अटक हुए मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर अब इस महीने कभी भी फैसला हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान के स्तर से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर हाईकमान के स्तर पर चर्चा हो चुकी है। प्रवेश प्रभारी अजय माकन की आज सोमवार सीएम से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस मेंबरशिप अभियान और मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर बैठक लेने आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आ रहे हैं। अजय माकन के जयपुर दौरे और सीएम से चर्चा के देखते हुए सियासी हलकों में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं को बल मिला है। खुद अजय माकन भी जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह चुके हैं। कांग्रेस में मंत्री बनने की कतार में बैठे नेताओं को अब तारीख तय होने का इंतजार है। आज की बैठक से इसे लेकर कोई भी पुख्ता संकेत मिलने की संभावनाएं हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के अचकनकने से पिछले के सभी बड़े कारण सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच खींचातान को माना जा रहा है। इसी खींचातान के कारण मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हो पा रहा था। पायलट खेमे की मांगों पर विचार करने के लिए बनी कमेटी की कई दौर की चर्चा हो चुकी है। एक शेयरिंग फॉर्मूला भी चर्चा में है। सचिन पायलट समर्थकों को मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों में हिस्सेदारी का फॉर्मूला भी तैयार मिला है और बताया जाता है कि शेयरिंग फॉर्मूले पर अब सीएम गहलोत भी लगभग सहमत दिखाई दे रहे हैं। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को आरोपों से बरी करने के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। अंशु प्रकाश की याचिका पर स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने यह नोटिस जारी किया है। बीते 11 अगस्त को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आप के 11 विधायकों को आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों प्रकाश जारवाल और अमनुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जिन आरोपों से बरी किया था उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज झा, राजेश गुप्ता, मदन लाल और दिनेश मोहनिया शामिल हैं। आरोप पत्र में पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन सलाहकार वीके जैन को मुख्य चश्मदीद गवाह बनाया था। इस मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मुख्य सचिव को 3 सीटों वाले सोफे में अमनुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल के बीच में बैठने को कहा गया है। उत्तर दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कोर्ट में बताया था कि उन्होंने अंशु प्रकाश के चेहरे पर लगी चोटें देखी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया। योगी ने कहा कि जिन्ना से पटेल की तुलना बेहद शर्मनाक है। अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। विभाजनकारी मानसिकता जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी है। कल सपा प्रमुख की विभाजनकारी मानसिकता सामने आई है जब उन्होंने जिन्ना को
समकक्ष रखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की। योगी ने कहा कि ये तालिबानी मानसिकता है, हर वक्त तोड़ने का प्रयास करती है। पहले जाति और अन्य वादों के नाम पर तोड़ने की प्रवृत्ति, जब वो अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगाकर पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर पूरे समाज को निंदा करनी चाहिए। सपा प्रमुख को अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस अपमान को देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मुरादाबाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित भवनों का लोकार्पण व लाभार्थियों को चाबी वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष होम आइसोलेशन में था, लूटने वाले जनता का हित नहीं कर पाएंगे। 2017 में पहले केंद्र की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मोदी सरकार द्वारा प्रदेश की पिछली सरकार की सूची मांगी जाती थी ताकि गरीब परिवार का कल्याण हो सके। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया में ट्रायल अप्रूवल मिल चुका है, यानी अब कोवैक्सीन लगवाने वाला कोई भी भारतीय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया जा सकेगा। उससे 14 दिन क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह फैसला कोवैक्सीन पर होने वाली WHO की बैठक के ठीक 2 दिन पहले की है। 3 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मीटिंग होने वाली है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने उम्मीद जताई है कि इस बैठक में WHO उनकी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे देगा। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन को अप्रूवल के लिए 19 अप्रैल को WHO को अर्जी दी थी। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन के 2 डोज लगवाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय कोवैक्सीन के साथ साथ चीनी कंपनी सिनोफार्म की BBIB कॉर्वी वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। ऑस्ट्रेलिया में अब भारत और चीन दोनों ही देशों की 2-2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। इसमें भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो चीन की शिनोवेक और सिनोफार्म शामिल है। कोवैक्सीन के अप्रूवल को लेकर WHO ने इससे पहले 26 अक्टूबर को बैठक की थी। इसमें भारत बायोटेक से वैक्सीन को लेकर और डेटा की मांग की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कंपनी से वैक्सीन के जोखिम और फायदे से संबंधित टेक्निकल डेटा मांगा था। पिछली बार हुई WHO की मीटिंग में कोवैक्सीन के अप्रूवल पर कोई फैसला नहीं हो सकता था। हालांकि WHO की मेडिसिन और हेल्थ प्रोडक्ट की ADG मैरिएंजेला सिमाओ ने कहा कि हमें भारत की वैक्सीन इंडस्ट्री पर भरोसा है। भारत बायोटेक हमें लगातार डेटा प्रोवाइड कर रहा है। अब 3 नवंबर को होने वाली बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान अपना बयान दिया है। अखिलेश यादव विधान परिषद सदस्य रहे हैं। उनके इस ऐलान से स्पष्ट हो गया है कि इस बार वह विधान परिषद के जरिए ही सदस्य बनेंगे। वह इन दिनों आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर उन्होंने कहा कि प्रसपा से गठबंधन में कोई मुश्किल नहीं है, ये उन्हें इनका सम्मान मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2017 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब वह गोरखपुर से सांसद थे। बाद में वह विधान परिषद के जरिए सदन के सदस्य बने। हालांकि इस बार उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी में 5 साल सत्ता में रहने के बाद इस बार के चुनाव में भाजपा को सपा से ही मुख्य चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव के साथ ही सपा कार्यकर्ता भी जोश से भरे नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष विजय रथ यात्रा पर हैं। वहीं भाजपा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी शंखनाद पूरा कर दिया है। भाजपा यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता के बीच आएगी। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की प्रियंका गांधी से मुलाकात पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जयंत ने लखनऊ में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि रालोद का गठबंधन सपा से हो चुका है, सीटों पर जल्द ही निर्णय होगा। चीन ने लैंड बॉर्डर्स यानी जमीनी सीमा कानून बनाते हुए पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारत के संबंध में भले ही यह कहता हुआ आया हो कि भारत और चीन के बीच सीमा की पहचान कभी भी नहीं है, लेकिन भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि कुछ इलाकों के लिए भले ही ये बात सही हो, लेकिन पूरी सीमा के लिए ऐसा नहीं है। दोनों देशों के बीच हमेशा ऐतिहासिक तौर पर आधार पर पारंपरिक सीमा रही है। चीन की नेशनल कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा की गई इस कानून की मंजूरी के बाद भारत से उसका विवाद बढ़ सकता है। इसमें कहा गया है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को मदद करने, सीमावर्ती क्षेत्रों को खोलने, ऐसे क्षेत्रों में जन सेवा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसे बढ़ावा देने, वहां के लोगों के जीवन एवं कार्य में मदद देने का कार्य करेगा।
इस कानून के अनुसार चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की ऐसी पवित्रता होगी जिसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं हो सकेगा। अर्थात जिस जमीन पर चीन का आधिपत्य है वह जमीन चीन की मानी जाएगी। यदि इसे पीछे हटा दिया जाएगा तो यह माना जाएगा कि लैंड बॉर्डर्स लॉ का उल्लंघन किया जा रहा है। अब यदि ऐसा होता है तो भारत चीन सीमा विवाद हल नहीं हो सकेंगे। जब चीन भारत की सीमा में आगे बढ़ेगा तो भारत इसका विरोध करेगा और भारत के विरोध पर जब चीन वापस लौटेगा तो उसी की सेना को ऐसा लगेगा कि वे अपने लैंड बॉर्डर्स लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। यह स्थिति दोनों ही देशों के बीच में विवाद को और बढ़ा सकती है। महाराष्ट्र में ड्रग्स मामले को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर पूर्व मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखा पलटवार किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नवाब मलिक के आरोप हास्यास्पद हैं। 4 साल पहले रिकवर एथम की टीम ने फोटो खिंचवाए थे, उसे आज जारी किया जा रहा है। 4 साल पुरानी तस्वीर संबंध जोड़े जा रहे हैं। पत्नी की फोटो का जानबूझकर ट्वीट किया गया है। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से है, दिवाली के बाद बड़ा बम फोड़ूंगा। फडणवीस ने कहा कि जिनके दामाद ड्रग्स केस के आरोपी हैं दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। थोड़ी देर पहले नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस पर ड्रग्स माफियाओं के साथ संबंध होने का आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने उसमें अमृता फडणवीस के साथ एक ड्रग पैडलर के साथ एक तस्वीर साझा की है। सूत्रों की माने तो ड्रग पैडलर का नाम जयदीप चंदूलाला राणा है, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जून 2021 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल साबरमती जेल में बंद है। मलिक ने यह भी दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा था। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के बॉर्डर खोलने को लेकर सरकार की मनमर्जी पर किसानों ने रुख करा है, तल्खी नजर आ रही है। नवंबर 2020 से शुरू हुए आंदोलन का साल भर पूरा होने पर किसान अपनी आंदोलन तेज करने के समीप है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने मांगे तो नहीं की है, लेकिन किसान इस बार ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। राकेश टिकैत ने ट्वीट में लिखा है केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांव से ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पर जारी आंदोलन स्थल की तरफ चलना शुरू कर देंगे। इस बार पक्की किलेबंदी की जाएगी और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत किया जाएगा। पिछले सप्ताह सरकार और किसानों के बीच 3 दिन तक बातचीत हुई थी। इसके बाद सड़क की बैरिकेडिंग हटाकर 5 फीट चौड़ा रास्ता दिया गया था। दोनों तरफ से 2.5 फीट की 2 लाइनें खोली गई हैं। इनसे पैदल और बाइक सवार ही निकल सकेंगे। साथ ही एम्बुलेंस को भी निकाले जाने की बात किसानों ने मानी है। सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक इस रास्ते पर आना जाना किया जा सकेगा। 100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आखिरकार सोमवार सुबह 11:55 पर अचानक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। देशमुख को ईडी ने 5 बार पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन हर बार उनके वकील इंद्रपाल ही वह नजर आए। देशमुख 45 साल से वहां पर हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पेश नहीं हो सकते थे। ईडी 100 करोड़ की वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। बता दें कि देशमुख और उनकी पत्नी को 2 बार पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन ईडी के ऑफिस नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि देशमुख के बाद आज या तो कल उनके बेटे और पत्नी भी ईडी के सामने हाजिर हो सकते हैं। ईडी के सामने पेश होने के बाद देशमुख के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो पोस्ट हुआ है। इसमें देशमुख ने कहा कि जब जब ईडी ने समन किया मैंने उनका सहयोग किया। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसके निस्तारण के बाद मैं ईडी ऑफिस जाऊंगा। 2 बार सीबीआई ने मेरे यहाँ रेड की है, उसमें भी मैंने पूरा कोऑपरेट किया है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मेरा फैसला आया नहीं है, लेकिन मैं खुद ही ईडी दफ्तर आया हूं। मेरे ऊपर परमवीर सिंह ने गलत आरोप लगाए हैं। आज वही परमवीर सिंह विदेश भाग गए हैं, ऐसी खबर सूत्रों के माध्यम से आ रही है। उन्हीं परमवीर सिंह के खिलाफ पुलिस विभाग में कई शिकायतें दर्ज हुई हैं। वक्त तो चला यहां और छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वही अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ देश बनाओ।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आरोपों के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जो हैं वो सोमवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग पहुंचकर अपनी कास्ट से जुड़े दस्तावेज जमा कराए हैं। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष विजय सांपाला से भी मुलाकात की है। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर मुस्लिम होने का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने अपनी जाति छिपाई है। इससे पहले समीर वानखेड़े ने शनिवार को एनसीएससी के उपाध्यक्ष अरुण हलदार से मुलाकात की थी। अरुण हलदार ने समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर सवाल उठते हुए नवाब मलिक ने हलदर की शिकायत राष्ट्रपति से करने की बात कही। मलिक ने आरोप लगाया था कि नौकरी हासिल करने के लिए मुस्लिम होने के बावजूद वानखेड़े ने दलित का झूठा कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था। डीडीजी एनसीबी से मिलने दिल्ली स्थित ऑफिस पहुंचे हैं। बता दें कि वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी की विजिलेंस विंग 25 करोड़ की रिश्वतखोरी के आरोप की जांच कर रही है। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह रहे प्रभाकर साइल ने आरोप लगाया है कि वानखेड़े के कहने पर इसी मामलों के एक अन्य आरोपी और गवाह केवी गोसावी ने आर्यन को छोड़ने के बाद शाहरुख खान से 25 करोड़ की घूस मांगी थी। तो दिवाली से पहले दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने 302 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया। पूरा अनुमान है कि हवा की दिशा में बदलाव और बारिश के साथ हवा की गुणवत्ता में सुधार आ सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि हवा की दिशा बदलने से पराली में होने वाला प्रदूषण कम होगा। एयर क्वालिटी को 0 से 50 के बीच अच्छा और 51 से 100 के बीच में संतोषजनक, 101 से 200 के बीच में मध्यम, 201 से 300 के बीच में खराब और 301 से 400 के बीच में बहुत खराब और 401 से 500 के बीच में गंभीर माना जाता है। डेटा की माने तो आनंद विहार में 374, जहांगीरपुरी में 394, रोहिणी में 305, मुंडका में 309 दर्ज किया गया है। वहीं पुरानी दिल्ली के लोकप्रिय बाजार चांदनी चौक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 रहा। बवाना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटीओ और लोधी रोड के पॉल्यूशन फ्री मॉनिटरिंग स्टेशन से 299, 220, 273 और 242 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। एडवाइजरी में कहा गया जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, प्रदूषण से जिन्हें एलर्जी है, फिलहाल उन्हें घर में रहने की कोशिश करनी चाहिए और बाहर निकलने से लगातार बचते रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। दुनिया से भुखमरी को मिटाने के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आगे आए हैं। टेस्ला चीफ एलन मस्क का कहना है कि अगर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ये साबित कर दे कि उनके 6 अरब डॉलर से दुनिया की भूख मिट जाती है तो अपने शेयर बेचने के लिए तैयार है। इसको लेकर टेस्ला चीफ एलन मस्क ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक डेविड बेस्ली ने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि अगर WFP इस ट्वीट थ्रेड पर यह बता सकते हैं कि 6 अरब डॉलर से दुनिया की भूख मिट सकती है, मैं अभी टेस्ला का स्टॉक बेच दूंगा। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक डेविड बेस्ला एक साक्षात्कार में कह चुके हैं कि टेस्ला चीफ की कुल दौलत का केवल 2% पैसा दुनिया की भूख मिटा सकता है। उन्होंने कहा कि एलन मस्क की दौलत 300 अरब डॉलर से ज्यादा है, वहीं उन्हें दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस की संपत्ति है, वह 195 अरब डॉलर के मालिक हैं। ये दोनों दुनिया की भूख मिटा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एलन के पास अच्छा मौका है, वह केवल 2% यानी 6 अरब डॉलर से दुनिया की भूख मिटा सकते हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार है। पिछले सप्ताह उनकी नेट वर्थ जो थी उसमें भारी उछाल आया था, जिसके बाद उनकी कुल संपत्ति 311 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। इतनी ज्यादा नेट वर्थ पहुंचने वाला वह दुनिया का पहला व्यक्ति है। दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 264 रुपए की भारी बढ़ोतरी हुई है। अब दिल्ली में ही कॉमर्शियल सिलेंडर्स में 2000 रुपए 50 पैसे का हो गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इधर लगातार 6वें दिन में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 31 दिसंबर 2021 को दिल्ली के कॉमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत 1332 रुपए थी, वहीं अब जो 2050 रुपए तक पहुंच गई है। इससे पहले के अक्टूबर को भी इसकी कीमत 43 रुपए 5 पैसे की गई थी। कमर्शियल सिलेंडर्स के महंगे होने की वजह से रेस्टोरेंट का खाना पीना आपको महंगा पड़ सकता है। घरेलू गैस सिलेंडर्स की कीमतों में भी पिछले महीने से बढ़ोतरी हुई है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस के दाम 15 रुपए बढ़ा दिए थे। दिल्ली और मुंबई में नॉन सब्सिडी वाले 14 रुपए 2 पैसे की दर से बिक रहे थे। इस बार पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भी दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 59 पैसे हो गई है, जबकि डीजल 98 रुपए 42 पैसे की दर से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत 106 रुपए 62 पैसे की दर से बिक रहा है। तो चलिए आपको शेयर मार्केट के बारे में बता दें कि नवंबर के पहले और हफ्ते के पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का सेंसेक्स करीबन 401 पॉइंट्स की बढ़त के साथ
39,577 अंक पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,778 पर। बीएसई का मार्केट कैप 260 लाख करोड़ पार कर चुका है। फिलहाल बीएसई और सेंसेक्स 2023 की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी में 17,798 पर सेंसेक्स कर रहा है कारोबार, 98,803 पर हाई बना हुआ है। निफ्टी ने 17,833 का हाई बनाया हुआ है। आज सेंसेक्स में एयरटेल का शेयर 5% 715 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जबकि बैंकिंग शेयर्स अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंकिंग शेयर में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक आधा परसेंट ऊपर है। इंडसइंड बैंक 1.5% ऊपर है। एक्सिस बैंक का शेयर 1.50% और 752 रुपए पर है। वहीं बता दें कि जो निफ्टी में यूपीएल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और नेस्ले के शेयर्स हैं, उनमें गिरावट आई, जबकि टेक महिंद्रा और टाटा स्टील के शेयर पे बढ़त में कारोबार हो रहे हैं। तो फिलहाल देश विदेश की खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज।